मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर इंसाफ की लड़ाई अब धमकी तक आ गई है व्यूअर्स, क्योंकि अब तक ममता सरकार की पुलिस पर जांच को अटकाने और भटकाने का आरोप लग रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा है कि मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हो, लेकिन अगर बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी लगेगी, दिल्ली में भी लगेगी, आपकी कुर्सी डगमगा जाएगी। जिस पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ममता दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंख मत दिखाइए, आप भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन धमकी का दायरा सिर्फ बयानों तक नहीं है। आज बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया था, इस दौरान एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड गोली फायर कर दी गई। बीजेपी का आरोप है, गंभीर आरोप है कि टीएमसी के नेताओं ने और गुंडों इसमें शामिल हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसाफ के नाम पर धमकी का खेल खेला जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। कल छात्रों के जोरदार प्रदर्शन और उनके खिलाफ ममता सरकार के एक्शन के विरोध में बीजेपी आज बंगाल की सड़कों पर उतरी। हालांकि ममता सरकार ने इस बंद का खुला विरोध किया था, इसके बावजूद बंगाल में कई जगह बंद का असर साफ दिखा। लेकिन इसी बीच भाटपारा में बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग हुई। बीजेपी का आरोप है कि ये टीएमसी के गुंडों ने किया। भाटपाड़ाয় তৃণমূলের गुंडारा सरासरि प्रियंकू पांडेर गाड़ीते 7 राउंड गुली को। ममता बनर्जी की पुलिस शांति से कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को करने नहीं दे रही है, यही ममता बनर्जी की पुलिस है। उधर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। যেদিন থেকে বিজেপি ক্ষমতায় এসছে 2014 থেকে বাংলার জন্য এক অভিশাপ হয়ে গেছে। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। आप कल्पना करिए यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इस बीच लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर राष्ट्रपति मुर्मू का भी कड़ा और बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल की घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूँ, बस बहुत हो गया, मैं भयभीत हूँ। समाज में बेटियों बहनों के साथ ऐसे अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हैं। बंगाल में न्याय पर सियासी बवाल के बीच महाराष्ट्र में शिवाजी के मुद्दे पर उबाल है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर उद्धव गुट आक्रामक है। सरकारची ही महाराष्ट्रद्रोही आणि शिवद्रोही ही प्रतिमा ही अधिक 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 उघड होत चाललेली आहे। याला महाराष्ट्राबद्दल प्रेम नाही, छत्रपतींबद्दल आदर नाही। आणि हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं। 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महाराष्ट्र से बंगाल, सियासी उबाल। महाराष्ट्र से बंगाल, सियासी उबाल, धमकी तंत्र का विश्लेषण, ममता दीदी के धमकी तंत्र का विश्लेषण। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं, बंगाल जला तो असम जलेगा, असम जला तो नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली भी जलेगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी, ये कहा है ममता बनर्जी ने। यानी ये ब्रेजन थ्रेट है, ये धमकी है दिल्ली को, ये धमकी है देश को। इसके मायने क्या हैं? बंगाल सरकार बीजेपी के बंगाल बंद पर ऑफिस ना आने वालों पर कार्रवाई की धमकी, एक और धमकी दी गई। अब मैं बढ़ता हूं अरूप चक्रवर्ती, सांसद है टीएमसी के। तुम डॉक्टर्स घर जाओ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, क्या बोला?
लेकिन हड़ताल से कोई जान गई तो जनता का गुस्सा फूटा तो हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। डॉक्टर्स को धमकी, केंद्र सरकार को धमकी, बीजेपी को धमकी, डॉक्टर्स को धमकी। उद्यन गुहा मंत्री ममता सरकार के ममता बनर्जी पर उंगली उठाने और इस्तीफा मांगने वालों की उंगलियों की पहचान को करना होगा और उन्हें तोड़ने का इंतजाम करना होगा। यानी लोकतंत्र के प्रहरी जो लोकतंत्र में पत्रकार सवाल पूछते हैं, सोशल एक्टिविस्ट सवाल पूछते हैं, उन सवालों पर भी धमकी, यानी एक और धमकी। यानी आप देखिए किस तरह से धमकी तंत्र चल रहा है बंगाल के अंदर। क्या बंगाल सरकार न्याय की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है और सीधे सीधे धमका रही है इस देश के लोकतंत्र को? यह बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। तौसीफ खान है टीएमसी से। आनंद दुबे है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तौसीफ खान, इस चर्चा की शुरुआत है आप ही से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर, क्योंकि आसाम जलाने की बात कही थी कि दीदी आप धमका कैसे सकती है, आसाम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ममता बनर्जी हमें लाल आंखें मत दिखाइए, ये कहा है। भारत को जलाने की कोशिश ना करें ममता बनर्जी, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा है आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता, ये कहा है। ये धमकी तंत्र क्यों है, ये बड़ा सवाल है जो असम के मुख्यमंत्री ने बोला है। तौसीफ खान, ये धमकीबाजी क्यों, ये धमकीबाजी क्यों? आसाम जलाने की बात, दिल्ली जलाने की बात, नॉर्थ ईस्ट जलाने की बात क्यों? अमित जी देखिए, ममता बनर्जी के सामने हेमंता बिस्वा शर्मा के जो पॉलिटिकल पहचान है वो बहुत हल्की है। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप, एक पूरा किताब बीजेपी ने खुद छापा और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन किया और किन गुप्त कारणों की वजह से उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, ये जनता के सामने है। सवाल ये उठता है कि आज सड़क में और कल सड़क में जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया है बीजेपी द्वारा, वो देश को असली मुद्दों से, कोलकाता में जो असली मुद्दा है उससे शिफ्ट कर रहा है। असली मुद्दा ये है कि जो रेप की पीड़िता है उनको न्याय दिया जाए। उनके जो रेपिस्ट है आज भी सीबीआई की कस्टडी में, उन्हें फांसी अभी तक नहीं दी गई। इसे भी गिरफ्तार किया तो कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पिछले 16 दिन से सीबीआई ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। असली मुद्दा यह है कि कानून लाया जाए जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा सीबीआई भी जो है क्षमता दे दी जाए ताकि वो रेपिस्ट को सीधे सीधे फांसी चढ़ाया जाए। ऐसा कानून की मांग ममता बनर्जी ने किया, लेकिन यहाँ पे बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। बीजेपी चाह रही है कि ममता बनर्जी की चीफ मिनिस्टर, लेकिन प्रश्न मैंने आपसे पूछा, ममता बनर्जी बंगाल में जो हो रहा है वो पब्लिक कर रही है, वो असम को जलाने की बात कर रही हैं, वो नॉर्थ ईस्ट को जलाने की बात कर रही हैं, वो दिल्ली को जलाने की बात कर रही हैं, और उनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं, मैं आप अरूप चक्रवर्ती या फिर उद्यन गुहा मंत्री और सांसद, वो मैं आपको बता दूंगा। क्या आपको लगता नहीं है ये धमकी है? इट इज अ ब्रेजन थ्रेट। नहीं, ममता बनर्जी ने शुरुआती दिन से, पहले दिन से और लगातार 2-3 दफा इस बात को रिपीट किया है कि जो लोगों का जो जन आंदोलन है, जो डॉक्टर समाज का है, जो छात्र समाज का है, और मैं खुद 2 दिन पहले मेरे कॉलेज एलुमनाई के साथ मैं भी रास्ते में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च में था कि न्याय दिया जाए, न्याय फांसी में चढ़ाया जाए, रेपिस्ट को कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए। लेकिन जो उपद्रव मचाया गया, छात्र समाज कल नहीं थे, कल बीजेपी के गुंडे थे, आज बीजेपी के गुंडे थे। ममता बनर्जी ने दिल्ली, असम और नॉर्थ ईस्ट जलाने की बात क्यों कही? इसका जवाब देखिए, अगर बीजेपी को बंगाल की सत्ता हथियाना है, वो चुनाव के जरिए हथियाए ना। वो बंगाल को जला करके, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करके, राष्ट्रपति शासन इंपोज करवा के सत्ता हथियाएगी। ये तरीका है बीजेपी। बंगाल में एक चुनिंदा सरकार है, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने वोट दिया है। अभी हाल में जो इलेक्शन हुए, इस साल इलेक्शन हुए, उसमें वोट दिया, 2021 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया। ममता बनर्जी अगर आप चीफ मिनिस्टर है तो बंगाल के जनता की वोट के बल पे है। अगर बीजेपी के किसी नेता को शौक है कि वो बंगाल का चीफ मिनिस्टर बने
तो वो वोट में जनता के वोट से जीत कर के आए चुनाव में। इस तरीके से उपद्रव मचा के कल जिस तरीके से सड़कों में आगजनी की गई, आज जिस तरीके से बंद के नाम पे आगजनी की गई, सरकारी राजस्व प्रॉपर्टीज को तोड़फोड़ किया गया, जलाया गया। ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा बयान है कि दिल्ली भी जलेगी, असम भी जलेगा और नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा और मोदी की कुर्सी भी हिल जाएगी। देखिए, तौसीफ खान ने कहा कि बंगाल की, बिल्कुल मैं जवाब देता हूं, तौसीफ खान ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता जी को चुनकर भेजा है। बिल्कुल, अगर किसी को कह रहे हैं शौक है, कोई शौक नहीं है हमें बंगाल की जनता को उस कष्ट को की अनुभूति है और उस कष्ट के निवारण के लिए हम आगे आ रहे हैं। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं, पूरे भारत में चुनावी हिंसा खत्म हो चुकी है। केवल एक ही राज्य बचा है जहां चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, और जिस दिन वो हिंसा पर भी पूर्ण लगाम लग जाएगा, यह निश्चित मानिए कि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। यह बात मैं इसलिए भी वेदना के साथ भी कहता हूं और प्रामाणिकता के साथ भी कहता हूं। ममता जी जब हम लोगों के साथ थी तो उन्होंने ये बताया था कि कम्युनिस्टों की सरकार ने उनके ऊपर इस ढंग से लाठियां बरसाई थी कि उन्हें मृत समझकर वो लोग चले गए थे। अगर उन्हें आभास होता कि ममता बनर्जी जीवित हैं तो शायद पुलिस उनको छोड़ के नहीं जाती। आज उन्हीं ममता बनर्जी की जो संवेदनाएं हैं इतनी मृत हो गई हैं, जो इन्होंने कहा न्याय दिलाने की बात और बवाल की बात। तो महोदय एक उदाहरण बताइए कि पहले तो उस आरोपी को दूसरा कॉलेज दिया जाता है, उसके बाद उसे सुसाइड बताया जाता है, उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया जाता है, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, क्राइम सीन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने सबूत तो नष्ट कर दिए हैं, और उसके बाद धमकाया जाता है। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भी एक प्रकार से धमकाने वाली भाषा बोलती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये कोई ईमानदारी की बात है? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, संविधान कितने बड़े खतरे में है बंगाल में देखिए। और उससे बड़ी बात, जो बात आज ममता बनर्जी जी ने बोली है, जिस पे हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने बोला है, देखिए वो तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, इसका पश्चिम बंगाल के बाहर तो कोई प्रभाव नहीं। हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभाव इनका असम में हो, ये यूपी, बिहार और बंगाल में तो इनका कुछ भी नहीं है। तो किस आधार पे ममता बनर्जी जी ने बोला है, यह दर्शकों को समझना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा नेटवर्क है या कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ तृणमूल कांग्रेस का ऐसा संबंध है, जो कि यूपी, बिहार, दिल्ली और असम में आग लगाने की क्षमता रखते हैं। ये समझने वाली बात है। बीजेपी बंगाल चीफ जो कुछ बताया जा रहा है उससे मुजुमदार का बड़ा बयान आया है। ममता जी के इस बयान में छुपी बड़ा बयान आया कि राष्ट्र विरोधी बयान है ममता बनर्जी का, राष्ट्र विरोधी बयान है। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सवाल यह है कि मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, चाहे वो अरूप चक्रवर्ती सांसद हो, चाहे वो उदयन गुहा मंत्री हो ममता सरकार के, जो तमाम लोग धमकी भरे अंदाज में, कोई डॉक्टर को धमका रहा है, कोई कह रहा है कि किसी ने अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा या उन पे उंगली भी उठाई तो उनकी उंगलियों को पहचानना होगा, उनको तोड़ने का इंतजाम करना होगा। ये मंत्री कह रहा है, उदयन गुहा। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये मंत्री कह रहा है उंगली तोड़ दी जाएगी, अरूप चक्रवर्ती सांसद कह रहे हैं कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, मुख्यमंत्री घुमा फिरा के ये कह रही हैं कैरियर बर्बाद हो जाएगा, पासपोर्ट वीजा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं अमीश जी, तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? वकील है कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से, यस, और लंबे समय तक मंत्री रहे कांग्रेस के। पुनः दर्शक इस बात को समझें, लंबे समय तक कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं, और जो अपराधियों और आतंकवादियों के बचाव के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, वो आज तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से एक प्रकार से अपराधियों के बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो कहावत होती ना, हमाम में सभी नंगे हैं, इंडी गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के अपराध को बचाने के लिए कवर फायर दे रहे हैं। इसमें बोल नहीं ना, लोकतंत्र को किस खूंटी पे टांगा है अनुराग भजौरिया? किस खूंटी पे टांग दिया है? ये भेड़िया निकल गया है लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है। इन्होंने इतनी बुरी तरह सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है, जिसका नाम आपने सही रखा है, सियासी बवाल। ये सियासी बवाल करते हैं। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हम सब पूरा देश मांग कर रहा है कि उस बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। जो दरिंदा है, जिसने दरिंदगी की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।
ये न्याय की जगह हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। ये वहां हिंसा और न्याय में फर्क होता है। आप वहां पुलिस वालों को पीट रहे हैं, पुलिस वालों को किस तरह से घायल हुए हैं। यही उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को चोट लग गई थी तो आप कहते थे पुलिस वालों को चोट लगी है, ये देशद्रोही हैं और इनका घर गिरा दिया जाएगा। पुलिस तो किसी की नहीं होती है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है। पुलिस खूना खच्चड़ क्यों है भाई? चाहे पुलिस उत्तर प्रदेश की हो या पश्चिम बंगाल की हो, पुलिस पे पत्थरों से हमला करने वाला कौन है ये बताइए। और जो हमलावर है क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्याय और हिंसा में फर्क होता है। नहीं, आपको लगता है बीजेपी के नेता पे 6 राउंड गोली चली है पश्चिम बंगाल के अंदर, 24 परगना के अंदर चलनी चाहिए गोली? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टीएमसी के नेताओं पे आरोप है, टीएमसी के गुंडों पे आरोप है। बहुत संवेदनशील डिबेट है। मैं आपके एक एक शब्दों का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा हिंसा और न्याय में फर्क होता है। ये राजनीति कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पत्रकार की बात होती है, पत्रकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल भेज दिए जाते हैं, सही बात लिख देते हैं तो तब उसके बारे में बात नहीं होगी। आज पश्चिम बंगाल की बात करना अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल की बेटियों की आवाज उठा रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। आप उत्तराखंड की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उत्तर प्रदेश में आप फरुखाबाद की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हाथरस की बेटी की आवाज उठाते टाइम कहां चले गई थी? क्योंकि बेटी कहीं की भी हो, देश की बेटी है, ये भारत की बेटी है और भारत की बेटी को डिवाइड मत कीजिए। हर भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। टीएमसी के नेताओं ने जो आरोप है, टीएमसी के नेताओं ने 6 राउंड फायरिंग करी है बीजेपी के नेता के ऊपर। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से फायरिंग हुई है, इसका मूविंग विजुअल भी दिखाइए पीसीआर। वो अपने आप में डराने वाला है, कैसे काम हो रहा है बंगाल के अंदर। ये देखिए किस तरह से फायरिंग हुई है, किस तरह से फायरिंग हुई है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। और इनको बंगाल के अलावा हर जगह की बात करना है। अरे मुख्यमंत्री बंगाल की धमकी दे रही है कि जलेगा आसाम। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अनुराग भदौरिया जी, मैं एक बात फिर जी नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। सुधांशु जी की बारी है। नहीं 10 सेकंड, अभी आप 10 सेकंड, आपको मैं 15 सेकंड दूंगा, आगे 20 सेकंड दूंगा, लेकिन वक्त अभी सुधांशु त्रिवेदी का। ऑल ऑडियो डाउन, डॉक्टर त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। सुधांशु जी की पोल खोल दूं, ये सुधांशु। हाँ देखिए, मैं बात कहना चाहता हूं जो अनुराग भदौरिया ने कहा, यहां पर विषय ये नहीं है कि इस राज्य में हुआ उस राज्य में हुआ, विषय उस राज्य की संवेदनशीलता का है। अनुराग भदौरिया, मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने धमकी दी है क्या? हमारे किसी राज्य में किसी मंत्री ने कहा उंगली तोड़ देंगे? किसी सांसद ने या मंत्री ने यह कहा कि अंजाम भुगतना पड़ेगा? अरे भाई, ये तो आप आए हैं, उनके बचाव में समझा जा सकता है। ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, जिसके लिए बुलंदशहर रेप कांड 2017 में आजम खान ने कहा था कि ये तो फर्जी केस है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा है। फिर हाईकोर्ट की फटकार पे उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। और यहां पर हम फिर कहना चाहेंगे, अमीश जी देखिए कौन सी पार्टी किसके बचाव में आई है। जिस पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी का आरोप लगता था, जिसके लिए नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था, वो आज आकर उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसके कि राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा चुनाव के समय में होती है। तो जो मैंने कहा था, इंडी गठबंधन के सारे लोग आपस में मिले हुए हैं और यहां पर विषय उस घटना के ऊपर संवेदनशीलता का है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी आज ये बात कही है, इसे दलगत भावना से ऊपर उठिए। मैं पुनः कह रहा हूं भदौरिया जी, यहां पर विषय इसका नहीं है कि आप महाराष्ट्र गिनाएंगे और उत्तराखंड गिनाएंगे, प्रतिक्रिया गिनाइए। जैसी मैंने बात कही है, जैसी आपके नेताओं ने राजस्थान में, शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि वो मर्दों वाला प्रदेश है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमारे यहां से कभी आई है? बताइए। किसी ने कहा है कि लड़कों से गलती हो जाती? प्रतिक्रिया का जवाब दीजिए। जो ममता जी ने आज कहा है, एक प्रकार से धमकी दी है, मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का कोई व्यक्ति बताइए। जो कन्नौज में सपा का नेता एक रेप के इल्जाम में अंदर गया है, उसको डिफेंड करने के लिए आपके एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया, बाद में उन्हें खेद जताना पड़ गया उस बयान के ऊपर। इनकी प्रवक्ता ने कहा कि वो बच्ची 15 साल की बच्ची रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी। ये शर्मसार करने वाला बयान है। ऐसा कोई बयान हमारे यहाँ से हो तो बताइएगा। जवाब दे दूं जी अनुराग। अरे भैया, आपके यहाँ तो कंगना रनावत कह रही हैं कि वहां पे लाश नहीं, आपके यहाँ कंगना रनावत, आपकी सांसद कंगना रनावत है, ये कह रही थी जो वहां किसानों का आंदोलन हो रहा था, वहां लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं का रेप हो रहा था। शर्म कीजिए थोड़ा सुधांशु जी, सांसद है आपकी पार्टी की, शर्म आई कि नहीं आई? थोड़ी सी, अगर शर्म नहीं आई तो आ जाए थोड़ी। तब जनता सुन रही है, क्या वहां लाशें टंगी हुई थी? क्या बेटियों का रेप हो रहा था वहां पे? शर्म कीजिए थोड़ी सी बोलते हैं कि पहले। और सुन लीजिए मेरी बात, आप कह रहे थे आपके नेता किसी ने, अरे आप उन्नाव के आपका जो विधायक था बचाते पूरी सरकार घूम रही थी,
और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया, जब यहां हम लोग रोड पे आए, तब न्याय दिला पाए हैं। और जिसकी बात करें बदलापुर में, अरे लोग रोड पे आ गए, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा 12 तारीख की घटना, 16 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 22 तारीख को आप स्टेटमेंट लेते हो। आपने लेट क्यों किया? जब रोड पे जनता आई तब FIR हुई। शर्म करो सुधांशु जी, क्या बोलते रहते हो, आए बाएं साएं कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अरे यार, आपने तो खून के आंसू उड़ा दिए। कौन बोल रहा? सबको दिखाई दो। मणिपुर में कितने साल नहीं, कितने दिनों से हिंसा होती रही, सब चुप बैठे रहे। क्या पहलवान महिलाएं यहाँ पे घसीटेंगी, आप चुप बैठे रहे। और आप यहाँ नैतिकता की महिलाओं की समस्या पे बात करोगे? अरे NCR का डाटा उठा के देखिए। NCRB का डाटा है कि राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3, और महिला अत्याचार में 65,000 महिलाओं पर अत्याचार होता है प्रत्येक साल। NCRB का डाटा उत्तर प्रदेश के अंदर में। किस बात की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के पहले। बड़ा कवर अनुराग, अभी आप बोल रहे थे कि आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। आज ममता बनर्जी ने प्रैक्टिकली इस देश को धमकाने का प्रयास किया है। क्या बोला है? असम जल सकता है। क्या बोला है? नॉर्थ ईस्ट जल सकता है। क्या बोला है? दिल्ली जल सकती है। क्यों जी? मिस गवर्नेंस ममता बनर्जी की, जलेगा पूरा देश? क्यों जलेगा? किस बिहाफ पे जलेगा? क्यों? देश जलाने की बात कर रहे हो और उस बयान के ऊपर आपने एक टिप्पणी नहीं करी। और अभी आप सुधांशु त्रिवेदी को बोल रहे थे कि आप आए बाएं साएं बोल रहे हो। आपने विषय पे बोला एक बारी भी? क्या आपको लगता है कि देश चलना चाहिए? विषय पे ही बोल रहा हूं मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और ये देश प्रश्न पूछता है। मेरे व्यूअर्स सवाल पूछते हैं आपसे, क्या आपको लगता है देश चलना चाहिए? चलिए, देश चलना चाहिए। नहीं, इधर उधर की बात नहीं। मैं बड़ा नहीं, आपने मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है और मैं इसका डायरेक्ट जवाब चाहूंगा। अगर आप 15 सेकंड में देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सुधांशु की बात डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। ओके, मैं देश, आपको लगता है कि देश चलना चाहिए? मैं देश से पूछना चाहता हूं। देश से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं देश से पूछना चाहता हूं। आप कौन होते थे देश से पूछने वाले? मैं देश से पूछ रहा हूं और देश मेरे साथ देश खड़ा चलना है। चाहिए। देश हमारे साथ खड़ा है। देश हमारे साथ, सुन तो लीजिए। अब आप चिल्लाते रहेंगे तो सवाल जवाब कहां से आएगा? मैंने कहा देश हमारे साथ खड़ा। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस की? क्या जिसे बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के 14 साल बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस करने गए? क्या महाराष्ट्र में बेटी के साथ अन्याय हुआ, प्रेस करने गए? क्या वहां प्रदर्शन किया? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों को लटका दिया गया? क्या वहां प्रेस हुई? कमाल की बात करेंगे। बेटी हिंदुस्तान की होती है, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, चाहे किसी स्टेट की हो, हम हर बेटियों के लिए लड़ेंगे, हर बेटियों को न्याय दिलाने की आवाज उठाएंगे, हम हर बेटियों को न्याय दिलाने। ये सिर्फ अब बेटियों का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। मतलब कहा जा रहा है कि असम जलेगा, कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट जलेगा, कहा जा रहा है कि दिल्ली जलेगा। अब इसके बाद क्यों? ये सामान्य बयान नहीं है। सिटिंग सीएम है ममता बनर्जी और बेचारगी देखिए अनुराग भदौरिया साहब की। मैं मजबूरी उनकी समझ सकता हूं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, आए बाएं साएं कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इस विषय पर वो बोल भी नहीं पा रहे। दैट्स हिज कंपल्शन। सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं भदौरिया जी से कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आप अंट शंट बोल रहे हैं, आप एक उदाहरण बताइए ना कि हमारे यहां सरकार में क्राइम सीन को डिस्टर्ब कर दिया गया हो, सबूत नष्ट किए गए हो, बताइए। जहां पर भीड़ ने जाकर क्राइम सीन में तोड़फोड़ कर दी हो, वो भी सरकार के तत्वावधान में। और बताइए जहां पर मंत्री ने कहा उंगली तोड़ दी जाएगी, बताइए जहां पर कि मुख्यमंत्री ने कहा आग लगा दी जाएगी। और मैं और उदाहरण देता हूं भदौरिया जी, और जरा गौर से सुन लीजिए। आप लोग तो वो काम करते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के एक नेता जो स्थानीय सभासद हैं, उनकी बेटी नेहा हीरामत, उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है, वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद कर्नाटक का गृह मंत्री क्या कहता है? ये तो इनका आपस का मामला था, उसमें उसको गुस्सा आ गया इसलिए चाकू चला दिया। अरे अपने नेता की बेटी की साथ हुई उस नृशंस हिंसा पर चू नहीं बोल पाते क्योंकि चाकू मारने वाला मजबूत वोट बैंक वाला था। अभी केरल में क्या कहा गया है? जब केरल में यह विषय आया है कि वहां की इंडस्ट्री में किस प्रकार से लड़कियों के साथ यह शोषण हो रहा है, तो उसके ऊपर किस ढंग के असंवेदनशील बयान आ रहे हैं, बताइए। क्या आप इस ढंग के बयान कभी कोई आपने देखा है कि हमारे यहां किसी ने दिए हो? लड़कों से गलती हो जाने से लेके और मर्दानगी का प्रतीक बताने से लेके, अशोक गहलोत ने कहा था आधे से ज्यादा रेप फर्जी होते हैं, 57% का आंकड़ा बताया था। ममता जी कह रही आग लगा देंगे। और उससे ज्यादा केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे ओमन चांडी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है लव जिहाद को लेकर, जो वहां की लड़कियों पे अत्याचार होता था, और उसके बाद आप उसका मजाक उड़ाते थे। लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे पिनारी विजयन,
वीएस अच्युतानंदन, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला। तो मेरे भाई, केरल से लेके कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेके राजस्थान तक, मैं बयानों पर जवाब मांग रहा हूं। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि इस राज्य में नहीं हो सकता, उस राज्य में। बीजेपी के ऐसे तमाम असंवेदनशील बयान, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बीरेन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों जलाना चाहती हैं मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को। मणिपुर के सीएम है बीरेन सिंह, ममता बनर्जी पर हमला है, बड़ा पॉलिटिकल वॉर हो गया इस विषय के ऊपर जो ममता बनर्जी का बयान है। तौसीफ खान, जलाने वाला बयान देखकर आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक कर दी है? देखिए, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक भी इंसिडेंट दिखा दीजिए जहाँ पे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई हो। इन्होंने तो महाशय पूरा का पूरा पीड़िता को, रेप पीड़िता के पूरे डेड बॉडी को पेट्रोल छिड़क के पुलिस द्वारा रातों रात जला दिया। ना पोस्टमार्टम हो सके, ना कोई सबूत बन सके, ना कोई जो मेन कल्प्रिट है उसको फांसी लग सके। ये तो आपके कारनामे हैं सुधांशु जी, आप बड़े अच्छे से जानते हैं। आपकी मजबूरी है कि आपको जो है योगी आदित्यनाथ के डिफेंड करना पड़ता है। ये उनके कार्रवाई, उनके रहते हुए हुआ वो, इसलिए क्योंकि वो दलित थी, वो महिला, क्योंकि वहां तो वो तो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में सोसाइटी को बांट देते हैं ना। तौसीफ जी, मणिपुर के सीएम ने बोला कि ममता बनर्जी भड़काने का काम कर रही है, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण और दलित में बांट देते हैं, और दलित के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए नजर में दलित के लिए दूसरा कानून है और ब्राह्मण के लिए दूसरा कानून है। और इसलिए आज वो कहते हैं कि बटो मत, इस तरह की वो हरकत करतूत खुद करते और अपने चक्रव्यूह में खुद फंसते हैं। ममता बनर्जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि बंगाल में बीजेपी जो है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ चलेगा, जीतना चाहते हैं, चुनाव को जीते और अपनी सरकार बनाए। बंगाल में आगजनी करके उन्हें जो है गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जाएगा। नहीं तौसीफ, योगी आदित्यनाथ ने कब और कहां बयान दिया जलाने वाला? योगी आदित्यनाथ ने के वॉच में, उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए में पूरा का पूरा डेड बॉडी रेप पीड़िता का जला दिया। आपने बोला ना, आपने बोला ना, परिवार वालों को देखने तक नहीं दिया। वो कोलकाता की बात करते हैं, वो तो बोलते कि हिंदू बटेगा। उनका जो योगी का कोट एंड कोट, योगी जी का जो बयान था यूपी सीएम का, उन्होंने बोला हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये कहा उन्होंने। हाँ, तो वो किसे डरा रहे हैं? ओके, हिंदू समाज को डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी जी को डरा रहे हैं। मेरी छाया में रहो, मेरी छत्र छाया में रहोगे तो बचे रहोगे, और मेरी छत्र छाया में नहीं रहोगे तो नहीं बचेगा। अब बांटते भी खुद है, दलित और ब्राह्मण करके बांटते भी वो खुद ही है। और ये बात जो कि संविधान में इसके पर अलाउड नहीं है। संविधान में किसी भी तरह का कास्टिज्म करना, वो डरा नहीं रहे, वो हकीकत बता रहे हैं। क्यों इसी देश में तो बयान दिया गया सतुल्य ओवैसी के द्वारा कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा, ये बोला गया था कि नहीं? और कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा इस पे चू बोला था। और तौसीफ खान साहब जो योगी जी बता रहे हैं वो एक बहुत हकीकत बता रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो लोग आज जाति की राजनीति करके हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं कि 70 से 75% SC ST OBC तो देश के हर अंचल में थे। 80 साल पहले अगर पश्चिम बंगाल में थे तो पूर्वी बंगाल में भी थे। कहां चले गए वो? मैं पूछना चाहता हूं, आज के बांग्लादेश के SC ST OBC कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। अगर 32% हिंदू था तो उसमें 25% SC ST OBC होने चाहिए थे। वो कहां चले गए? 25% कट गए या कन्वर्ट हो गए। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि एक दलित थे, हमारे यहां बाबा साहब अंबेडकर पहले कानून मिनिस्टर थे, वहां पे वो थे। और वो इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का एक समीकरण बना के मुस्लिमों के साथ हम अलायंस करेंगे। और जब वहां चले गए थे और उसके बाद उनके साथ जो हश्र हुआ और वो जिस बेबसी की हालत में छोड़ के आए, उन्होंने दलितों के साथ क्या किया गया उन्होंने बताया। गांव के गांव घेर लिए गए और दो ही ऑप्शन दिया गया, कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जोगिंद्रनाथ मंडल का इस्तीफा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ लो, आंखें खोल देगा कि जो योगी जी ने कहा वो तो कम कहा। बटने के बाद कितने दर्दनाक तरीके से कटते हैं। और सबसे ज्यादा उसमें
जो गरीब है, जो SC ST OBC है, वो कटा था, जाके देख लो तो आंखें खुल जाएंगी। तो जो योगी जी ने बोला है वो आज की राजनीति से भी सत्य है, इतिहास से भी प्रमाणित है। और मैं जवाब दूंगा। अमित जी मुझे जवाब, इसी विषय पर जवाब, आग लगाने की बात, जोगिंदरनाथ मंडल का कहना चाहूंगा, दर्शकों सुनिए, बहुत ही अफगानिस्तान में गड़बड़ हो चुकी है, देश देख चुका है। नहीं सुधांशु जी तौसीफ अपनी बात को रख ले, आप ये अलाउ कर रहे, मैं नहीं अलाउ कर रहा। सुधांशु जी जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, आप उन्हें अलाउ किए जा रहे हैं। बांग्लादेश का पॉपुलेशन जो है भारत में आ गया। आज दिल्ली में बांग्लादेशी पॉपुलेशन रहता है, आज वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी पॉपुलेशन रहता है, जिसको बाजाप्ता भारत सरकार ने बुलाया और उन्हें यहाँ नागरिकता दी, यहाँ पे संरक्षण दिया। पहले वो रिफ्यूजी के तौर पे आया, फिर उन्हें यहाँ बहाली की गई। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं सुधांशु जी? झूठ बोले जा रहे कि पॉपुलेशन परसेंटेज घट गया। बिल्कुल घटा, क्योंकि वो पॉपुलेशन का परसेंटेज तो वहां से यहाँ आया 1971 में, और 1971 से पहले 1947 में। जी आप कैसे झूठी बातें बोलते हैं? आपने PhD का डिग्री लिया हुआ है, आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको डिफेंड करना है बीजेपी को, ठीक है, आप डिफेंड करिए, आपको बीजेपी को डिफेंड करना है, आपके काम है, ठीक है। एक बात बताइए, जो हिंदू पाकिस्तान में थे वो इस तरीके से जो अपने डिग्री का, आप जो डिग्री होल्डर है उसका इस तरीके से नीलामी ना करिए। अपने डिग्री का नीलामी मत कीजिए, वरना फिर आप अपने डिग्री वापस कर दीजिए। जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया आप वापस कर दीजिए, आप अपनी डिग्री का नीलामी कर रहे हैं। आपको बीजेपी को डिफेंड करना, आप झूठे बातें बोल रहे हैं। तौसीफ कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो बिल्कुल कटे नहीं है और बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो सब हिंदुस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान के हिंदू भी इस समय हिंदुस्तान के अंदर है। नहीं, तौसीफ से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ये तृणमूल कांग्रेस का डिफेंस कर रहे हैं, और ममता बनर्जी जी वैसे भी इस्लामिक स्टडीज में PG करके बैठी हुई हैं, तो मानी बात है, इनको नजर थोड़ी आएगा। बांग्लादेश में 32% से आज 7% रह गए। तौसीफ जवाब दो भाई, जमीन खा गया, आसमान निकल गया। वो कह रहे हिंदुस्तान में आ गए। PG किया जो है आज का पाकिस्तान है वो 18% से 1.6% रह गए, वो कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गया। और सुनो भाई, मेरे बात जवाब देने दो। कश्मीर में जो था वो क्या हुआ? वो भारत के अंदर हुआ है। कश्मीर में जो हुआ, 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, वो कटे नहीं, कन्वर्ट नहीं हुए। क्या हुआ कश्मीर में? ये धुबरी बरपेटा करीमगंज में जो आसाम में हुआ है, आज 90% वहां पर बांग्लादेशी आके सेटल हो गए हैं। वो क्या हुआ है? और मेरे भाई सुनो, तौसीफ अहमद, हवा में बात मत करो। IMDT एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में कहा है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज अमाउंट टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और याद करो तौसीफ अहमद, ये बताओ भैया, ये ममता बनर्जी ने फाइल किस बात पे फेंकी थी? किस चीज के लिए फाइल फेंकी थी? सोमनाथ चटर्जी पे, यही बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। और आज सत्ता में आकर कहती है तो क्या उस समय ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी के सामने तो फाइल फेंक के साथ बदलने वाले? मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। ममता बनर्जी ने जो फाइल फेंकी थी सोमनाथ बाबू के आगे, झूठ बोल रहे हैं, और सोमनाथ चटर्जी के आगे, लोकसभा स्पीकर के आगे, वो झूठा प्रोपेगेंडा था। सबसे पहली झूठ बात ये कि बांग्लादेश में पॉपुलेशन घट गया है, उन्हें हिंदुओं को मार दिया गया। सच्चाई यह है कि 1971 में भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए बॉर्डर खोल दिया था। बांग्लादेश के लोग आज भारत में हैं, दिल्ली में है, CR पार्क में है, कलकत्ता में, सॉल्ट लेक में। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप टीवी में आकर के झूठ बोले जा रहे हैं, और अमित जी आप अपने चैनल में झूठ फैलाए जा रहे हैं। झूठ और नफरत सिवाय इसके बीजेपी की क्या राजनीति हो सकती है? आप कह रहे बीजेपी झूठ और नफरत नहीं, अब तो लेकिन वो दो फिर भी बेहतर थे। अटल बिहारी वाजपेयी फिर भी बेहतर थे। आपने अपनी सीटें बढ़ा ली है, लेकिन केवल झूठ और नफरत के बिना बांग्लादेश में कोई वो नहीं हुआ। तौसीफ अहमद, कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में पारित किया है, तरुण गोगोई ने, सुनो, अप्रैल 2014 में मनमोहन सिंह ने बोला है कि जो कुछ अत्याचार हो रहा है, सुधांशु जी आप दिल्ली में रहते हैं ना? सुनो मेरी बात, हवा में मत बात करिए, मैं आपको सुनिए पूरी बात, आप मुझे बात करने दीजिए। इतना साकर झूठ और बेहुदेपन की बात करके आप दिल्ली में रहते हैं ना? चितरंजन पार्क में कौन लोग रहते हैं? चितरंजन पार्क में किनको बसाया गया? असम कांग्रेस का 2015 का प्रस्ताव है। और सुनो मेरे भाई, 2006 का कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव है जिसपे उसने कहा है कि यह प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और मेरे भाई और सुन लो, अभी तुमको बता रहा हूं, 2003 का होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी गठित हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और सुनिए, उसमें लालू प्रसाद यादव जी भी मेंबर थे।
और उसमें कपिल सिब्बल भी मेंबर थे, अंबिका सोनी भी मेंबर थी। उसने ये रिकमेंडेशन की कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और उसके लिए उनको नागरिकता देनी है। ये किसने रिकमेंडेशन किया? इन लोगों ने। बिल्कुल और आगे लिखा है मेजॉरिटी को नागरिकता नहीं देनी। वो झूठ बोल रहे थे। मनमोहन सिंह ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड अडवाणी जी से बात कही है। यार सरासर झूठ बोलता चला जा रहा है ये आदमी, और इस ढंग से बेहुदेपन से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सुनिए अमीश जी, मैं इनको अटल जी की कविता की वो पंक्ति बता देना चाहता हूं कि जिनके लाशों पर पग रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दर्द कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुछ ली जाती। इतना असंवेदनशील होकर बयान नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक दर्जन उदाहरण बता दिए और मैं तौसीफ अहमद को चैलेंज करता हूं, इसमें कोई गलत हो तो कहें तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, सिख भाइयों के साथ अत्याचार नहीं हुआ। Population का क्या आपने आनंद झूठा दुबे, आंकड़ा दिया। आप इस बात के साथ खड़े हैं। आनंद दुबे ऑन स्क्रीन देखिए, ये टीएमसी और बीजेपी की बड़ी लड़ाई है, लेकिन क्या आनंद दुबे आप इस विषय पर साथ हैं जो बात ममता दीदी ने कही, यानी मुख्यमंत्री ने कही बंगाल की, और जो बात तौसीफ खान ने कही कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया गया? अमीश भाई नमस्ते। देखिए, जो खबरें आई, जो हम और आपके माध्यम से देखे, उसमें तो यही हमने देखा कि वहाँ के हिंदुओं को एक प्रकार से अत्याचारित किया गया, एक प्रकार से उनको तकलीफ दी गई, प्रताड़ना दी गई। बाद में धीरे धीरे सरकार को भी समझ में आया, सरकार ने भी उस पर टिप्पणी की और वो विषय चलता गया। लेकिन अमीश भाई, आज जो मेरा मन दुखी है, मन दुखी का सबसे बड़ा कारण ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, नहीं, पहले एक मिनट, पहले मेरी बात सुनिए अमीश भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए केवल एक महाराज या राजा करके नहीं, हमारे एक देवता समान है, हमारे महापुरुष हैं, आदर्श हैं। अगर आजादी के 75-78 साल बाद भी हम उनकी एक मूर्ति ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, उनके सम्मान में एक स्टैच्यू नहीं लगा पा रहे हैं, उसमें भी हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आज जहां कहीं भी महाराज जी होंगे और देख रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी, ऐसे स्वराज की उन्होंने इच्छा रखी थी, ऐसे महाराष्ट्र को उन्होंने बनाना चाहा था जहां एक सरकार बैठे और वो सरकार के जो मुखिया लोग हैं वो जब मूर्ति लगाए और मूर्ति खंडित हो जाए तो उस पर वो गलत बयानबाजी भी करें। ये ऐसे महाराष्ट्र की कल्पना हमने अमीश भाई नहीं की थी। हम इसलिए भी दुखी हैं कि बताइए, एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर दायित्व है कि आप मूर्ति बनाने का ठेका किसको देंगे और वो कैसे बनेगी, और जब वो खंड खंड हो जा रही तो मुख्यमंत्री का बयान आए कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से रफ्तार से हवाएं बहती हैं, तूफान आता है, इसलिए मूर्ति खंडित हो गई। आजादी के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं, सैकड़ों मूर्तियां हमारे महापुरुषों की लगी होंगी, देश के अलग अलग कोनों में लगी होंगी। क्या वहां आंधी तूफान नहीं आते? क्या वहां बरसातें नहीं होती? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति तो स्वयं नर्मदा नदी के तट पर खड़ी है ना। शिवाजी की जो मूर्ति खंडित हुई उससे आप दुखी हैं, लेकिन शिवाजी के विचारों को जो खंडित कर रहे हैं उनसे आप दुखी नहीं है। विचार भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, कौन कर रहा है? मुझे नाम बताइए, मुझे नाम बताइए कौन उनके विचारों को खंडित कर रहा है जी? क्यों, कौन कर रहा है? अमीश भाई नाम बताइए ना, नाम बताइए। नहीं, नाम आपके पास कई कौन कर रहा है, नाम बताइए। सुधांशु त्रिवेदी, आपका जवाब आनंद दुबे की। वो बहुत दुखी है मन उनका, आनंद दुबे। जो आनंद दुबे जी ने कहा है वो रुआ से हो रहे हैं। उनके वेदना के साथ मैं पूरी तरीके से साथ हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जो मान सम्मान हमारे मन में है, जो मूर्ति टूटी है, निश्चित रूप से वो एक बहुत अक्षम्य घटना है और उसके बारे में उचित जांच करके समुचित कार्रवाई होगी। मगर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मूर्ति लगी कहां थी? सिंधुदुर्ग के किले में। क्यों लगी थी? भारत की नेवी ने पहली बार अपनी नेवल एक्सरसाइज उस सिंधुदुर्ग में की थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का हेडक्वार्टर था। इससे पहले अंग्रेजों की दामने रहमत और लिगेसी में चलने वाली सरकारों ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी के हेडक्वार्टर के ऊपर कभी नहीं किया। हमने सिंधुदुर्ग के पूरे क्षेत्र के कायाकल्प करने का इंडियन नेवी ने बीड़ा उठाया। और मैं यह भी बात बता देना चाहता हूं,
भारत की नेवी के, भारत की नौसेना के ध्वज के ऊपर छत्रपति शिवाजी की वह पंचकोणीय जो सील थी वो हमने रखी और एक कोने में जो यूनियन जैक था वो हटा दिया गया है। आपके दिल में कभी दर्द नहीं हुआ? और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं, आजादी मिली थी हमें 1947 में और इंडियन नेवी का चीफ ब्रिटिशर 1957 तक रहा था। 10 साल बाद तक भारत की नेवी का चीफ एक अंग्रेज रहा था दिल में, और उसका झंडा जो था वाजपेयी सरकार ने हटाया और सोनिया जी की संरक्षण में बनने वाली सरकार ने फिर लगाया, मोदी जी की सरकार ने वो यूनियन जैक हटाया। छत्रपति शिवाजी के प्रति यदि ईमानदारी से द्रोह किया है। आनंद दुबे की बारी। आनंद दुबे सरकार ने, एक मिनट पूरी बात, एक लाइन महाराष्ट्र के मंत्री जिन्होंने औरंगजेब की कब्र के ऊपर मरसिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को, जिसने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उसे महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा। मेरे विचार से इससे बड़ा पाप और अक्षम्यता तो यही शिवाजी के विचार थे जब इमरान प्रतापगढ़ी जो औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ता है, जो फतीहे पढ़ने गया औरंगजेब की कब्र पर, उसको लेकर उसको आपने राज्यसभा में भेजा। तो विचारों का विचार विमर्श तब खराब नहीं हुआ। और पॉइंट नंबर 2, शिवाजी के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो करना था वो करा। जवाब आनंद दुबे। अमीश भाई, इतने संवेदनशील मुद्दे पे सुधांशु भाई से ऐसे शब्दों की आशा तो नहीं थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति आपने लगाई। आपने कोई उपकार किया क्या? आपने उपकार किया उनकी मूर्ति लगाकर? आपने उस मूर्ति को लगाकर उस मूर्ति का राजनीतिक फायदा लेना चाहा, और उस मूर्ति के बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो घपला हुआ, उन दोषियों को सजा मूर्ति कब मिलेगी? आपके मंत्री दीपक केसरकर कह रहे हैं कि हमने ये मूर्ति गिर गई, अच्छा हुआ, कोई बड़ी आपदा टल गई। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे नेताओं को जो हमारे महाराज के मूर्ति गिरने को अच्छी बात बता रहे, शुभ का प्रतीक बता रहे। अरे कोई अगर जरा सी भी गरिमा बची है महाराज के प्रति, जरा सी भी सम्मान बचा है हमारे देवताओं और महापुरुषों के प्रति, तो त्याग पत्र देना चाहिए आपके उस मंत्री को, आपको इस्तीफा मांगना चाहिए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, आप कैसे मांगेंगे इस्तीफा? उनके बलबूते तो आपकी सरकार चल रही है, उनकी बैसाखी पे आपकी सरकार चल रही है। जो मर्जी करे, जितना महाराज को अपमानित करना चाहे करे, आपकी मजाल नहीं कि आप उनके खिलाफ चले जाए। कमाल करते हैं आप। सुधांशु जवाब। आनंद दुबे जी, आप क्या डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठते हैं? मैंने कब कहा कि मूर्ति गिरना जो है वो सम्मान की बात है? यार इतना तो सरासर झूठ मत बोलिए, कोई भी बात करके देख सकता है। मैंने ये कहा सिद्धपुर में नेवल एक्सरसाइज की गई, जो शिवाजी का हेडक्वार्टर था, सरकार जो आज तक किसी सरकार ने नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं और औरंगजेब का मरसिया पढ़ने वाले को संसद में भेजने वाले लोग आज आकर बोल रहे हैं। और सुनो मेरे भाई, हमने तो औरंगजेब के नाम की सड़क हटाई दिल्ली से, आप उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़कें रखी हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रश्न की बात करते हैं। और सुनिए अमीश जी, मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूं, जो तौसीफ का भी जवाब हो जाएगा। आनंद दुबे जी, आज अगर हिम्मत है तो जो मैं बोल रहा हूं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकवि ने शिवाजी के लिए बोला था कि उन्होंने धर्म की रक्षा कैसे की थी और किस राक्षस व्यक्ति से की थी। उन्होंने कहा था, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब। फिर सुनिएगा, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। आज आप उनके साथ खड़े हैं जो औरंगजेब की बनाई हुई मस्जिद के साथ मथुरा में भी खड़े हैं, काशी में भी खड़े हैं, और तौसीफ खान को जवाब है जो कहते कन्वर्ट नहीं हुए वो सारे चुन के हो गए। बताओ, शिवाजी महाराज जो कह रहे थे वो सही था की विचारधारा को मानने वाले हमको नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए। शिवाजी के प्रति अगर सम्मान है तो ईमानदारी से शिवाजी की परंपरा के साथ खड़े हुए, जो हम खड़े हैं। ओके, मत खड़े हुए जिन्होंने औरंगजेब को महिमा मंडित किया। नहीं, अभी टेस्ट, अभी आज लाइव टेस्ट करेंगे हम, आज एक लाइव टेस्ट करेंगे। ये लाइव टेस्ट आज करा जाएगा। तो शिवाजी के साथ हैं या अनुराग भदौरिया औरंगजेब के साथ हैं? देखिए, सुधांशु जी को बस 2 लाइन सुना दूं, बहुत सुना रहे हैं आज।
हिंदू आप और शिवाजी के साथ मुसलमान, हैं, औरंगजेब हम के साथ इंसान हैं। हैं। अरे मेरी बात हो जाए, शिवाया के साथ अरे मेरी बात हो जाए, मैं औरंगजेब के बोलने साथ तो दो भाई। दमनकारी। अरे भाई तानाशाही मत करो, मुझे बोलने दो। तानाशाही मुझे क्या है बोलने भाई? दो भाई, तो सवाल बड़े देर है। बाद आए, बोलने दो। सवाल है, तानाशाही अरे क्या है मुझे इसके बोलने अंदर? दो भाई। सवाल ये का जवाब तानाशाही दीजिए ना, सरासर है। तानाशाही। नहीं, आप आतंक मचा रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। क्या मुझे। बोल रहे हैं आप? मुझे बोलने दो ना, आतंक आतंक क्यों मचा रहे हैं आप? बोलने दो। प्रश्न पूछना आतंक मचाना है, ये है लोकतंत्र आपका। आतंक मचा रहे हो आप। सुधांशु जी बोलते हैं, आप सुनते हो, मैं बोलना शुरू से होता तो आप हल्ला मचाते। सवाल पूछा मैंने, जवाब दीजिए ना। दीजिए क्या हम तो मैं जवाब दे रहा हूं भाई। मैंने कहा सुधांशु जी बहुत सुना रहे, तो मैं सुधांशु जी को सुनाना चाहता हूं। हिंदू न मुसलमान, हम इंसान हैं तो हैं। इस बात से अगर सुधांशु जी परेशान हैं तो हैं। भाई हिंदुस्तान की बात हो रही हो, पाकिस्तान चले गए आधे घंटे से। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान हमारे बराबर है क्या? पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान जैसा होता तो आज हम हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, पाकिस्तान खत्म हो गया ना। तो आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान के कंपेयर क्यों करते रहते हो हमेशा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आपका सहयोगी कह रहा है, आपका सहयोगी कह रहा है कि मांगिए बांग्लादेश में हिंदू मारे नहीं मांगिए गए, जिसने मूर्ति पाकिस्तान बना। में हिंदू मारे नहीं गए, सब हिंदुस्तान आ गए। सुनिए उस, अरे मेरी बात सुनिए उस, अरे मेरी बात सुनिए, सवाल भी तो सुनिए उस महाराज। मंत्री से इस्तीफा मांगिए जिस डिपार्टमेंट ने मूर्ति बनाई महाराज की, उसका इस्तीफा क्यों नहीं सुधांशु जी मांग रहे हैं? हिम्मत है, कलेजा है तो मांगिए। सर जमीन पे था, शिवाजी का सर जमीन पे होगा, ये लाके खड़ा कर दिया आपने हिंदुस्तान को। मराठा का सर जमीन पे गिर गया और आप इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं है। आप मांगे इस्तीफा। ये बोलने से पहले अबू आजमी से पूछ लिया था, लेकिन ओके सुधांशु त्रिवेदी। अरे मेरी बात सुनिए, अंकिता सुनिए मेरी दवा, देखिए यही तो बात है। अंकिता भंडारी केस में सुधांशु जी का लखीमपुर खीरी में जो मंत्री का बेटा था, की बारी ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु जी की बारी है। आप कह रहे हैं कौन क्या कर रहा है? आपने मंत्री पद से नहीं हटाया, आपने मंत्री पद से नहीं हटाया उस व्यक्ति को मंत्री बना रखा। सुधांशु जी, सुधांशु जी सुनिए, जो एज वॉज एक्सपेक्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष में नहीं बोल पाया अनुराग भदौरिया, क्योंकि इनके दिल में औरंगजेब के लिए ज्यादा सहानुभूति बनी हुई है। और ये कह रहे हैं ना हिंदू ना मुसलमान, ऐसा नहीं था। शिवाजी ने जिस साम्राज्य की स्थापना की, शिवराय ने रायगढ़ के किले में हिंदू साम्राज्य बनाने की शपथ ली है, अप्रैल शायद 1676 में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। और अपने साम्राज्य का नाम रखा हिंदवी साम्राज्य, और बाद में उसका नाम रखा, अनुराग भदौरिया सुनो, हिंदू पद पादशाही। और शिवाजी के साम्राज्य के लिए बोला गया कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाने रखे दूनी में। औरंगजेब को दिल्ली जाकर तलवार से दबा के रखा था। क्या बात करते, हिम्मत नहीं आके बोल दे। लेकिन आपको शिवाजी की मूर्ति गिरी, इसका पूरे देश को दुख है। आंधी तूफान बहुत तेज आया तो वो मूर्ति गिर गई। लेकिन आनंद दुबे, एक प्रश्न मेरा आज आपसे है, क्या जब इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा गया राज्यसभा और आप लोगों ने उसके लिए वोट डाला, तब आपको दुख नहीं हुआ? जो औरंगजेब के पक्ष में कसीदे पढ़ता था, दुख नहीं हुआ? शिवाजी की मूर्ति गिरने पर आपको दुख हुआ, लेकिन जब शिवाजी के विचारों को घेरा गया तब दुख नहीं हुआ? कह रहे हैं कि नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि आंधी तूफान आने से मूर्ति गिर गई। अरे आंधी तूफान आने से गेटवे ऑफ इंडिया तो नहीं गिर गए। महाराज जी के बनाए गए 400 साल पुराने किले जो कि समुद्र के भी अंदर है, वो तो नहीं गिर गए। बहुत सारी मूर्तियां समुद्र के तट पर है, वो तो नहीं गिर गई। जानबूझकर आपने खराब क्वालिटी का काम करवाया ताकि हमारे सम्मान को ठेस लगे, हमारी अस्मिता गिरे। जानबूझकर किया गया और पूरे देश को दुख है। मेरा प्रश्न है, जब शिवाजी के विचारों पर घात हुआ तब आपको दुख नहीं हुआ? मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए आनंद दुबे, मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जब शिवाजी के विचारों पे घात हुआ तब आपको दुख नहीं हुआ? जवाब दे रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा, किन परिस्थिति में भेजा, कैसे भेजा, तो समर्थन तो आपने करा। तो अब वक्त है आर पार में सत्य और तथ्य का, और सत्य और तथ्य में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। 21 अगस्त तो आपको याद होगी, 21 अगस्त 2024 को मैंने सत्य और तथ्य में आए दिन हो रहे रेल हादसे के बारे में एक रिपोर्ट दिखाकर आपको सचेत करने का प्रयास किया था कि इसके पीछे गहरी सोची समझी साजिश हो सकती है। ये उसी की तस्वीरें चल रही हैं। अब एक ऐसा किरदार सामने आया है जिसने यह बता दिया कि भारतीय रेल पर देश के दुश्मनों की बहुत बुरी नजर है। दरअसल आतंकी फरतुल्ला गौरी के एक वीडियो सामने आए हैं।
एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। इस वीडियो में वो अपने स्लीपर सेल को भारतीय रेल को निशाना बनाने का सीधे तौर पर हुक्म दे रहा है। तो रेलवे में कहते हैं ना कि यात्री सावधान रहे, देशवासी सावधान रहे, क्योंकि यह आतंकी भारत में रेल हादसे कराना चाहता है, जो बता रहा है कि कैसे ट्रेनों में धमाके किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो ट्रेनों को डिरेल करने के तरीकों की भी जानकारी दे रहा है। 16-17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल के इंजन पर कुछ टकराने के निशान मिले हैं। यह बहुत बड़ी बात है। 2023-24 अगस्त की रात राजस्थान के पाली में वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक से टकरा गई। 24 अगस्त को फर्रुखाबाद में रेल की पटरी पर पेड़ का बड़ा टुकड़ा कटा हुआ मिला। 21 अगस्त को जो रिपोर्ट मैंने आपके समक्ष रखी थी, उसमें भी इसी तरह के कई मामलों का जिक्र था, फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ। यानी रेल हादसों में जो जबरदस्त इजाफा जून के बाद आया है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश दिखाई दे रही है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आतंकी फरतुल्ला के वीडियो पर कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी डिटेल्ड जांच हो रही है। 3 मिनट के वीडियो में फरतुल्ला स्लीपर सेल को पेट्रोल पाइपलाइन को निशाना बनाने और कुछ हिंदू नेताओं को टारगेट करने के लिए भी साफ तौर पर कहता हुआ दिख रहा है। यानी फरतुल्ला के निशाने पर देश की शांति और भारत सरकार दोनों है। साल 2020 में फरतुल्ला गौरी को भारत सरकार ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट यानी आतंकी घोषित किया था। फरतुल्ला रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जाता है। माना जाता है कि उसका दक्षिण भारत में स्लीपर सेल का नेटवर्क काफी मजबूत है और खबर यह मिल रही है कि अब उत्तर भारत में भी ठीक हो रहा है और इन्हीं के भरोसे वो भारत में खलबली मचाने की फिराक में है। इसलिए मेरी आज एक बार फिर आपसे अपील है और हाथ जोड़ के अपील है, हाथ जोड़ के, अगर आपको अपने आसपास कुछ भी अजीब दिखे, रेलवे की लाइन पे अजीब दिखे, तो उसे कृपया करके नजरअंदाज मत करें। खासतौर पर रेलवे ट्रैक्स और रेल यात्रा के दौरान एक्स्ट्रा केयरफुल रहे, बहुत सावधान रहे और देश हित में नजदीकी पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी जरूर दें। मेरा आपसे कटिबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस रिपोर्ट को, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, ये घर घर पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे, क्योंकि ये देश की बात है और जब देश की बात होती है तो उसके आगे कुछ नहीं होता।